नमस्कार, जनमंच में आप सभी का स्वागत है। आज हम यहाँ पर बात कर रहे हैं सड़क सुरक्षा सप्ताह पर, क्योंकि हम ये जानना चाहते हैं कि वाकई में सड़क सुरक्षा सप्ताह जो मनाया जा रहा है वो लाजमी है या नहीं है। हम सभी जानते हैं कि आज के समय में सड़क सुरक्षा एक देश के सामने एक मेजर चैलेंज है। जितनी दुर्घटनाएं अपने देश में, अपने प्रदेश में हो रही हैं, जितनी डेथ रेट अपने प्रदेश और देश में है, वर्ल्ड के कहीं भी नहीं है। इसलिए सड़क सुरक्षा एक देश के लिए बहुत बड़ा चैलेंज है और लोगों का ध्यान आकर्षित करने के लिए हर वर्ष ये सड़क सुरक्षा मनाया जाता है। जिस तरह से अपने बर्थडे मनाते हैं, मैरिज एनिवर्सरी मनाते हैं, उसी तरह से एक तरह से लोगों का ध्यान आकर्षित करने के लिए, उसको इम्पोर्टेंस को जताने के लिए इस तरह का अपना आयोजन किया जाता है। ये भी मैं कहूँगा कि एक सड़क सुरक्षा एक जीने का तरीका है, मतलब कोई 7 दिन या 1 दिन के इश्यू नहीं है। ये अपने जीने का तरीका है जिसमें अपने को हर दिन एक संस्कारों में शामिल करना पड़ेगा। इसी चीज़ पे ध्यान देने के लिए अपने ये किया है। मैं इसके साथ ये भी कहूँगा कि जैसे एक पेरेंट्स अपने बच्चे को चलना फिरना सिखाते हैं ताकि वो अपने जीवन में आगे बढ़ सके और अपनी ज़रूरतें पूर्ति कर सके, इसी तरह से आज पूरे समाज को अपने बच्चों को इस तरह से तैयार करना पड़ेगा जैसे वो चलना सिखाते हैं। तो रोड पे कैसे चला जाए, अपनी सुरक्षा और दूसरे की सुरक्षा का किस तरह से ध्यान रखा जाए। तो मेरा जनता से, यहाँ से सभी से यही निवेदन करना चाहूँगा कि ये जो सप्ताह मनाया जाता है इसका एक मजाक के रूप में नहीं लेके कि भाई 7 दिन ही क्या सड़क सुरक्षा की ज़रूरत है। इसका इस परिदृश्य में देखें कि सब लोगों का इस पर ध्यान जाए और सब लोग इस पर मनन करें। जब तक ये एक जन आंदोलन नहीं बनेगा, किसी एक विभाग, ट्रैफिक पुलिस या ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट या किसी NGO से अपनी सड़क दुर्घटनाएं रुकने वाली नहीं है। हमारे साथ नरेंद्र अरोड़ा जी बैठे हैं, एकजुट संस्थान से, जनरल सेक्रेटरी एकजुट संस्थान से। सर, एक अखबार में खबर पढ़ी थी मैंने अभी थोड़े दिन पहले, फिल्म दिखाकर सड़क पर चलना सिखाएगी पुलिस, दिखाई जाएगी स्लाइडें, जन चेतना रैली, नुक्कड़ नाटक, FM रेडियो स्टेशन पे होगा प्रसारण। क्या लगता है आपको, ये सारी चीज़ें हर साल होती है, फिर वापस वही बढ़ोतरियां भी हो रही है? देखिए, सड़क सुरक्षा ऐसा विषय है कि जिसमें लगातार और बार बार लोगों को याद दिलाने की ज़रूरत है कि सड़क पर किस तरह की सावधानी रखी जाए। ये तो अच्छी बात है कि सड़क सुरक्षा सप्ताह मनाया जा रहा है, सड़क सुरक्षा दिवस नहीं मनाया जा रहा। और लगातार 7 दिन तक किसी बात को अलग अलग तरीके से लोगों के सामने पहुंचाने से कुछ ना कुछ तो फर्क पड़ता ही है। अगर हम ये माने कि समथिंग इज बेटर देन नथिंग, तो भी इसको अगर ये मान के चलें तो सड़क सुरक्षा के बारे में जितनी बार लोगों को बताया जाएगा, जितने तरीके से लोगों को बताया जाएगा, उतना ही इसका फायदा आगे मिलने ही वाला है। हालांकि एक सप्ताह मनाना काफ़ी नहीं होता, पूरा वर्ष ये मुहिम चलनी चाहिए, लेकिन फिर भी एक सप्ताह तक लगातार अगर इस चीज़ों को लोगों के सामने लाया जाता है, चाहे प्रिंट मीडियम के माध्यम से, चाहे फिल्मों के माध्यम से, चाहे नाटक के माध्यम से, चाहे नुक्कड़ नाटक के माध्यम से, हर मीडियम की अपनी ताकत होती है सर। हर मीडियम अपनी अपनी तरह से बात को कहता है। वो सारी बात अगर जनता तक पहुँचती है, यूथ तक पहुँचती है, तो नो डाउट कहीं ना कहीं इसका फ़र्क तो महसूस होगा ही होगा अल्टीमेटली। लोगों को हम तहजीब सिखा रहे हैं चलने की, परंतु जो रोड पे पुलिस विभाग का व्यक्ति खड़ा है, क्या उसे तहजीब की जरूरत नहीं है? इसके लिए सबसे बेहतर तरीका है आधुनिक तकनीक का इस्तेमाल करना। जगह जगह CCTV कैमरे लगाइए। आप जगह जगह पुलिस वाले नहीं लगा सकते। एक शहर की गलियां चौराहे अगर आप गिनना शुरू करोगे तो आपकी गिनती पूरी हो जाएगी, लेकिन आप गिन नहीं पाओगे। तो कहाँ कहाँ तक पुलिस की उम्मीद करते हो कि आप पुलिस खड़ी होगी आपको समझाने के लिए? सुरक्षा आपकी खुद की है, आपको खुद को करनी है। ये पहल अपने आप से करनी होगी। हर बात के लिए हम पुलिस को दोष देते, ये भी वाजिब नहीं है। नो डाउट उनका इन्फोर्समेंट भी होना ही चाहिए, क्योंकि उनके होने से बहुत फर्क पड़ता है। महमूद खान साहब के पास आना चाहता हूँ। ACP ट्रैफिक हमारे बीच बैठे हैं। खान साहब, क्या लगता है ये जो सुरक्षा सप्ताह, पिछले साल भी हमने आपके साथ बात करी थी, इस साल फिर बात कर रहे हैं, और पिछले साल के रेशो में इस साल फिर बढ़ोतरी हुई है, ऐसी बात नहीं है कि नहीं हुई है, परंतु क्या लगता है आपको कि वाकई में कहाँ प्रभाव डाल रहा है ये सड़क सुरक्षा सप्ताह? ट्रांसपोर्ट और यातायात 3 बातों पर निर्भर होता है। एक होती है सड़क की इंजीनियरिंग, क्या आपकी सड़क की चौड़ाई क्या है, उसमें सड़क में ऑब्स्ट्रक्शन क्या है, सड़क में खड्डे कितने हैं। दूसरा हुआ कि उसमें चलने वाले वाहन कितने हैं, गाड़ियां कितनी हैं, और तीसरा हुआ कि उसमें वाहन चलाने वालों का सेंस क्या है। अब जो वाहन चलाने वाले का सेंस हुआ, उसके लिए 2 काम हो गए। एक तो हो गया कि ला इन्फोर्समेंट किया जाए कि भाई तुमने हेलमेट नहीं लगाया तो इतने रुपए जुर्माना हो गया, तुमने ओवरटेक किया तो तुमने ये जुर्माना होगा, और तुमने लाल बत्ती को ओवरटेक किया तो ये जुर्माना होगा। इसी को इन्फोर्समेंट को यदि समझाइश के जरिए किया जाए तो फिर समझाइश कैसे होगी? निश्चित रूप से उस समझाइश के लिए तो सड़क सुरक्षा सप्ताह की बहुत जरूरी है। RTO साहब ने बताया कि 11,000 से अधिक मौतें स्टेट में एक साल में रोड एक्सीडेंट से हो रही है। उनको बचाने का क्या तरीका है? इसके लिए सबसे बड़ा ट्रैफिक सेंस ही होगा। कानून के पालन डंडे के जोर से करवाने से कभी भी पालना सही रूप से नहीं हो सकती। आप और हम, ये एक ऐसा विषय है
जिसमें हम जो बैठे हैं वो और जो यहाँ निकल रहे हैं वो देखिए आप, इसके पीछे पखवाड़े में देखिए हर आदमी एक दूसरे को कट करेगा, उसको तेज चलने की कोशिश करेगा और ओवरटेक करने की कोशिश करेगा। बिल्कुल सही कहा। तीसरा हुआ कि मैं चाहता हूं कि मैं ट्रैफिक एसीपी, आरटीओ साहब सोचते हैं आरटीओ साहब, आप मीडिया के लोग सोचते हो हम मीडिया वाले, एडवोकेट साहब सोचते हैं वकील, हमारे बच्चे सोचते हैं मैं एसीपी का साहब का बेटा, वकील साहब का बेटा। ये जब तक हमारे दिल से कचरा नहीं निकलेगा तब तक हम कानून का पालन सही ढंग से नहीं करवा सकते। अब मैं बात करना चाहता हूं, यहाँ पर हमारे साथ ओम प्रकाश शर्मा जी हैं जो सेफ ड्राइव और सेफ लाइफ पे बात करते हैं। मैं उस एनजीओ से बात करना चाहता हूं जहां हम सेफ ड्राइव और सेव लाइफ की बात करते हैं। अगर हम इन विषयों पर देखें, लेकिन अभी कुछ जैसे स्टेट गवर्नमेंट ने बहुत अच्छे इम्प्लीमेंट कर रहे हैं, वो ग्रामीण लेवल तक, ग्राम पंचायतों तक पहुंची है। और फर्स्ट बार ये स्टेट में ऐसा हुआ है कि ग्रामीण लेवल तक है ना गवर्नमेंट देख रही है, और गवर्नमेंट ने हर ग्राम पंचायत को 10-10 हज़ार रुपये लगभग हर ग्राम पंचायत को इशू करें ताकि उस विषय पर काम हो सके। ये फर्स्ट टाइम हुआ है, क्योंकि ग्राम लेवल पर ही हम लोग देखेंगे और ड्राइवर्स वहाँ से ज़्यादा निकलते हैं, ग्रामीण लेवल पर लोगों की मौतें ज़्यादा होती है। हम शहरी पर ज़रूर काम करते हैं, उससे बाहर भी करना चाहिए। दूसरी चीज़ मैं ये कहना चाहूँगा कि जल्दी ही एडवांस लेवल की चीज़ें हमें लागू करनी पड़ेगी। एडवांस लेवल में मतलब हमें शेयरिंग ऑफ द रोड्स, इस तरह की चीज़ें, जैसे सर ने अभी बताया कि लोगों को सेंस नहीं है, सेंस डेवलप करने पड़ेंगे। हंस कुमार शर्मा जी हमारे साथ है, एडिशनल ट्रैफिक कमिश्नर, मैं उनसे बात करना चाहता हूं। सर, क्यों ना स्कूलों के अंदर एक अलग से इस चीज़ के ऊपर दिमाग लगाया जाए या ध्यान दिया जाए कि बच्चों को वाकई में ट्रैफिक सेंस की तरफ दिमाग लगाया जाए, तो शायद ये सप्ताह मनाने की भी जरूरत ना पड़े और आम आदमी तक वो चीज़ पहुंचे और वो बच्चा शायद अपने पिता को भी समझा सके कि आप ये गलत तरीके से ड्राइविंग कर रहे हैं। क्या आपको लगता है इस तरीके से? सड़क सुरक्षा के बेसिक 4 आयाम हैं जिनको मूल स्तंभ कहा जाता है सड़क सुरक्षा का, और उनको अंग्रेजी के जो ईज हैं, 4 ईज के नाम से भी उनको जाना जाता है। जो पहला ई है वो एजुकेशन संबंधित है, ई मीन्स एजुकेशन। सेकंड ई है वो है इंजीनियरिंग, इंजीनियरिंग का मतलब रोड इंजीनियरिंग एंड मोटर व्हीकल्स की इंजीनियरिंग। जो तीसरा ई है वो एनफोर्समेंट है, और चौथा है इमरजेंसी केयर। इन केस एक्सीडेंट होता है तो उसके बाद हम दुर्घटनाग्रस्त व्यक्ति को किस तरीके से संभालें। क्योंकि आपका प्रश्न शिक्षा से संबंधित था, तो सड़क सुरक्षा का पहला स्तंभ भी शिक्षा ही है। तो जो आप कह रहे हैं कि स्कूलों में हम बच्चों को सड़क सुरक्षा के बारे में जानकारी दें, तो पहले तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि राजस्थान बोर्ड की 8वीं तक की पुस्तकों में सड़क सुरक्षा के ऊपर कुछ ना कुछ अध्याय गत कुछ वर्षों में डाले गए हैं। ये सप्ताह का उद्देश्य सिर्फ एक जन चेतना पैदा करना है ताकि आम आदमी खुद की सुरक्षा के प्रति जागरूक रहे, दूसरे सड़क पे प्रयोग करने वाले व्यक्तियों की सुरक्षा के प्रति जागरूक रहे। क्योंकि ये तय है कि अगर मैं कोई गलती करूंगा तो उसका खामियाजा किसी और को भुगतना पड़ेगा। तो उस व्यक्ति को ये भी सोचना चाहिए कि कोई दूसरा व्यक्ति गलती कर रहा है तो उससे उसकी लाइफ भी एट स्टेक है। तो जहाँ तक आपने शिक्षा की बात की है, मैं सहमत हूँ कि शिक्षा को हमारे को स्कूल लेवल पर डालना चाहिए और इसके प्रयास लगातार हो रहे हैं। और चलिए, मैं यहाँ पे लूंगा एक छोटा सा ब्रेक। ब्रेक के बाद पुनः आपसे मुखातिब होता हूँ। मृदुला भसीन जी बैठी हैं रस्ती मुस्कान से, मैं उनसे बात करना चाहता हूँ। हमें ऐसा लगता है कि सड़क सुरक्षा का जो मुद्दा है वो हर व्यक्ति को इस रूप में लेना चाहिए कि ये बहुत बड़ी इमरजेंसी है जो हमारे जीवन में आ गई है, और उसके प्रति हमारा जो नज़रिया है वो बहुत ज़्यादा सार्थक और पॉजिटिव होना चाहिए। रूल का फॉलो करना ही करना है। जैसे मैं एक और मुद्दा जो शायद आपने डिस्कस नहीं किया, उसके बारे में रेखांकित करना चाहूँगी कि जब किसी व्यक्ति का एक्सीडेंट होता है तो प्राय व्यक्ति उसको सहायता नहीं करना चाहते। इस विषय में एक रूलिंग है सुप्रीम कोर्ट की कि डॉक्टर उसकी सहायता ज़रूर करेगा, जो भी व्यक्ति उसको उठाएगा उसे पुलिस तंग नहीं करेगी, उसे लीगल केस में नहीं घसीटा जाएगा। मैं यहाँ पर हमारे साथ अनिल गौतम जी है, फाउंडर सेक्रेटरी साहस से, मैं उनसे बात करना चाहता हूँ। सबसे पहले तो सड़क सुरक्षा सप्ताह क्यों मनाया जाता है आपने पूछा, तो समझ लीजिए सड़क सुरक्षा की वो बर्थडे है। सालाना एक बार हम मना रहे हैं, दोनों महकमे प्रयास करते हैं, तो ठीक है, इस महकमे जो प्रयास साल भर में एक बार करते हैं हम उसको बर्थडे मान के स्पेशल काम कर लेते हैं उस बर्थडे के दिन। वरना सड़क सुरक्षा जो मुद्दा है वो तो साल भर चलना चाहिए। 9 लाख किलोमीटर भारत में भ्रमण कर चुका हूँ, भारत के चारों छोर अपनी मोटरसाइकिल पर छूट चुका हूँ। अभी भी 53 साल की उम्र में मोटरसाइकिल पर ही सफर करता हूँ। और सड़क सुरक्षित शरीर में एक भी टूटी हड्डी नहीं है। बहुत सी रेसिंग, मोटरसाइकिल रेसिंग भी जीत चुका हूँ।
शरीर में एक भी टूटी हड्डी नहीं है। अब उसके पीछे हमको ये देखना चाहिए कि क्या वजह है। वजह यह है कि साहब मुझे घुट्टी में रोड सेफ्टी के कानून पिलाए गए, क्योंकि मेरे पिताजी ट्रैफिक पुलिस अधिकारी रहे, अधिकतर समय पुलिस अधिकारी थे और ट्रैफिक विभाग में रहे। तो हमको बचपन से ही सिखाया गया था कि भाई सड़क सुरक्षा जो है ये तुम्हारा पहला मुद्दा है। रेसिंग तुम्हारा खेल है, वो एक मैदान में होता है, अमुक जगह पर होता है, वो सड़क पर नहीं होता है। और यही कोशिश हम कर रहे हैं अब बच्चों को समझाने की कि पब्लिक रोड्स आर नॉट रेसिंग ट्रैक्स। ये हमारा अब ऑब्जेक्टिव रहता है। कोशिश करते हैं कि युवा लोग इस बात को समझें, क्योंकि खेल के मैदान पे तो उनको पारितोषिक मिलता है, लेकिन सड़क के ऊपर अगर वो रेसिंग करते हैं तो चालान, दुर्घटना और बहुत सारी प्रॉब्लम्स खड़ी हो जाती हैं। सारे महकमों का कोऑर्डिनेशन होना एक बहुत जरूरी है। ये वर्षों से मंथन चल रहा है, लेकिन मुझे लगता है अब ये समय आ गया है कि एक महकमा, एक कोऑर्डिनेशन बना दिया जाए इन सारे महकमों में, ताकि इस प्रकार की गड़बड़ियां ना हो। मुकुंद बिहारी जी हमारे साथ हैं, मैं उनसे बात करना चाहता हूं। हमारे पुलिस से हमारे साथ हैं। सड़क पर वाहन चलाना जिम्मेदारी का काम है और बड़े जिम्मेदार तरीके से वाहन चलाने की जिम्मेदारी तय करने के लिए लाइसेंस की प्रक्रिया होती है और उसको रेगुलेशन करने के लिए, चेक करने के लिए हमारे ट्रैफिक पुलिस के जो विभिन्न मुलाजमान हैं वो लगे रहते हैं। तो उसमें दंड व्यवस्था भी होती है, समझाइश भी होती है। ये तो हुआ सड़क पर मौके पर समझाने का काम। उसके अलावा विभिन्न महाविद्यालयों, विद्यालयों या ऐसे स्थानों पर जहाँ पर हमको एक साथ बताने के लिए ग्रुप मिले, वहाँ पर भी हम जाके कोशिश करते हैं कि हम ट्रैफिक नियमों की जानकारी दें, उनका शिक्षण करें, जिससे कि जिम्मेदारीपूर्ण तरीके से वाहन चालन सभी लोग करें और दुर्घटनाओं से बच सकें। अच्छा, एक चीज और बता दीजिए सर, मैं जानना चाहता हूँ, मेरी जनरल नॉलेज के लिए जानना चाहता हूँ, क्या गाड़ी में से चाबी निकालना वैधानिक है? देखिए, अगर किसी वाहन चालक ने कुछ ऐसा अपराध किया है मोटर व्हीकल एक्ट के तहत, जिसके तहत जुर्माना है या अगर उसके पास प्रॉपर कागज नहीं है तो गाड़ी सीज किया जाना है, तो गाड़ी को जब्त किया जाना है अगर, तो सामान्यतः वाहन चालक को उस समय रोका जाता है कि आपके विरुद्ध नियमानुसार कार्रवाई हो रही है, आप इस प्रक्रिया से गुजरें तभी आपको गाड़ी ले जाना की अनुमति होगी, वरना पहले आप इसका फाइन भरें। अगर जब्त होनी है तो उसके अनुसार नियमानुसार आप छुड़वाएं। तो इस उद्देश्य से अगर सिपाही कई बार चाबी को ले लेता है तो, लेकिन अगर बिना किसी कारण से अगर इस प्रकार से कोई चाबी निकालने की कोई शिकायत आती है तो गलत है और उसके लिए कार्रवाई भी की जाती है। मैं यहाँ पर आना चाहता हूँ, हमारे बीच में वकील साहब बैठे हैं, दीपक जी बैठे हैं, मैं उन तक आना चाहता हूँ। देखिए, ऐसा है, पहले तो मैं ईटीवी को बहुत तहे दिल से धन्यवाद देना चाहूँगा कि वो हर साल इस पहल के लिए सबसे आगे आते हैं और इस कार्यक्रम को सफल बनाते हैं। मेरा भी ये मानना है कि कानूनी तौर पर इस सड़क सुरक्षा सप्ताह के लिए या रोड सेफ्टी के लिए कानून बहुत सख्त है। आप ये देखिए, मैं कुछ धाराओं की ओर आपका ध्यान दिलाना चाहूँगा। सेक्शन 3 ये कहता है कि आपके पास अगर लाइसेंस नहीं है तो आपको आपका जो वाहन है वो जब्त किया जा सकता है। सेक्शन 4 ये कहता है कि आपके पास किस एज के अंदर आपको कब लाइसेंस मिल सकता है। अगर आपका वाहन 50 सीसी का है तो वो आपको, और आपकी उम्र 16 साल है, बिल्कुल मिलेगा। और मोटर व्हीकल के लिए 18 ईयर एंड आफ्टर दैट इट्स 20 ईयर्स। बट बड़े मज़े की बात यह है कि जो सेक्शन 5 है, जिसमें कि हमारे अभिभावक जो अपने बच्चों को गाड़ी दे देते हैं बिना लाइसेंस के लिए, उसका थोड़ा सा मिसयूज़ होता है। आप ये देखिए कि अगर हम बात करें डेंजरस ड्राइविंग की, सेक्शन 84 के अंदर बहुत अच्छी तरह से उसमें प्रोसिक्यूशन का है। अगर आपको जरा सा भी ये लगता है कि ये व्हीकल आपके किसी फैमिली मेंबर को या आपके किसी नोन को या ट्रैफिक को हैम्पर कर सकता है, तो उसके अंदर भी प्रोसिक्यूशन का है। 185 इट सेज कि अगर आप कोई भी ड्राइवर है वो व्हीकल को ड्रंकन स्थिति में चलाता है तो उस पर भी पेनलाइजेशन है, उसका लाइसेंस फॉर ए पीरियड ऑफ टाइम सस्पेंड किया जा सकता है, और इफ इट फाउंड गिल्टी अगेन सेकंड टाइम इट कैन बी टर्मिनेटेड ऑल्सो। हमारे बीच में गिरीश जी बैठे हैं, अध्यक्ष ड्राइविंग स्कूल से, मैं उन तक आ जाता हूँ। जो सारी बातें निकल कर आई, चाहे वो ड्राइविंग स्कूल्स के मुद्दे पे अगर हम बात करें या और जगह पे बात करें, तो इन सारी चीज़ों को लेकर हम दो चीज़ों पे बात करना चाहते हैं। क्या वाकई में जयपुर शहर की इंजीनियरिंग, रोड इंजीनियरिंग और जयपुर शहर की ट्रैफिक व्यवस्था यहाँ की ड्राइविंग स्कूलों की सिखाए गए माहतहत चल रही है? आज रोड सेफ्टी और रोड एक्सीडेंट के बीच जो सबसे महत्वपूर्ण करनी है वो है ड्राइवर का प्रॉपरली ट्रेंड होना जरूरी है। ड्राइवर जब तक प्रॉपर ट्रेन नहीं होगा, एक्सीडेंट्स बढ़ते रहेंगे। इनको, उस ड्राइवर को मालूम होना चाहिए, उसको ट्रैफिक नियमों की पूरी जानकारी होनी चाहिए, उसको रोड साइंस के बारे में पूरी जानकारी होनी चाहिए, उसको मालूम होना चाहिए कि कहाँ पर अपन को हॉर्न बजाना है, कहाँ पर कौन सी लेन में हमको ड्राइव करना है, ओवरलोडिंग नहीं करनी है, कैसे ओवरटेक करना है। इस सारी प्रॉपर जब तक जानकारी नहीं होगी, एक्सीडेंट बढ़ते रहेंगे। और ड्राइविंग स्कूल्स
अच्छे ड्राइवर प्रोड्यूस करने में निश्चित रूप से बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। आज रोड सेफ्टी इतनी ज़रूरी चीज़ हो गई है कि हर पॉलिटिकल पार्टी को अपने मैनिफेस्टो में रोड सेफ्टी को लेना चाहिए। उनको चाहिए कि वो घर घर जाकर जिस तरह से वोट मांगते हैं उस तरह से घर घर जाकर रोड सेफ्टी के बारे में लोगों को अवेयर करें, उनके बच्चों को बताएं, पेरेंट्स को बताएं कि उनका बच्चा जब भी बाहर निकले वो हेलमेट लेके निकले या सीट बेल्ट बांध के निकले और रोड रेगुलर। अब सरकार के लोगों से ये आशा रख रहे हैं? नहीं, मैं चाहता हूँ कि मतलब सरकार के मैनिफेस्टो में ये आशा रख रहे हैं? पॉलिटिकल पार्टीज के मैनिफेस्टो में रोड सेफ्टी आना अब जरूरी है, बहुत जरूरी है। ये जिस दिन हो जाएगा उस दिन तो मजा आ जाएगा। हाँ, वो दिन आना चाहिए। आज ये एक्सीडेंट बढ़ रहे हैं, तो आज जब अपने बिजली, पानी, रोड मांगते हैं तो ये रोड सेफ्टी क्यों नहीं पॉलिटिकल पार्टियां लेके आती? तो जिस दिन ये पॉलिटिकल पार्टियां भी रोड सेफ्टी पे ध्यान देने लग जाएंगी, निश्चित रूप से एक्सीडेंट पे बहुत कमी आ जाएगी। चलिए लेंगे यहाँ पर एक छोटा सा ब्रेक के बाद पुनः आपसे मुखातिब होता हूँ। सुरेश सैनी जी बैठे हैं मेरे पास MI रोड व्यापार मंडल से। उसके बाद में हमारे बीच में VD सिन्हा साहब हैं, डॉक्टर जो हैं, उनसे बात करूंगा क्योंकि बहुत सारी चीजें निकल के उन तक जानी है। सुरेश जी, क्या लगता है, एक सबसे बढ़िया मुद्दा निकल कर आया है कि सरकार जब अपना मैनिफेस्टो बनाए तो उसमें भी रोड सेफ्टी का एक मैनिफेस्टो में कहीं होना चाहिए, परंतु जिस तरीके से MI रोड के ऊपर जिस तरीके से आपका रहना है, क्या लगता है आपको कि वाकई में यहाँ पर रोड सेफ्टी के नियमों के सारी पालनाएं हो रही है? एक्सीडेंट का सबसे बड़ा कारण है वो है मिनी बस। जिस तेज रफ्तार से वो चलती है वो बिल्कुल भी किसी नियम का पालन नहीं करती। जहां तक बड़ी बसों की बात करूं, लो फ्लोर बसों की, आज 4 दीवारी में जिस तरह का ट्रैफिक चल रहा है, जिस तरह की परेशानी हो रही है, लो फ्लोर बसें इतना ज्यादा रास्ता रोक के चलती है कि पीछे जाम की स्थिति बन जाती है। डॉक्टर VD सिन्हा साहब के पास आना चाहता हूँ, सीनियर प्रोफेसर है न्यूरो सर्जरी से। मैं से था में बदलने में समय नहीं लगता एक्सीडेंट में, और जहाँ पर आकर आपके पास जब सारी चीजें आती है तो ज्यादातर किस तरीके के एक्सीडेंट्स की ज्यादातर आपको लगता है कि इस तरीके की हेड इंजरी ज्यादा आती है या किस तरीके की इंजरी ज्यादा आती है? हमारे पास ज्यादातर जो अस्पताल में 2 व्हीलर एक्सीडेंट के पेशेंट आते हैं जो कि सड़क पे टकरा जाते हैं। आजकल ये पाया जा रहा है कि जो ये अल्कोहल लेके, शराब पी के जो मोटरसाइकिल चला रहे हैं, इनकी संख्या में बहुत वृद्धि हुई है। और ये युवा जो वर्ग है ये ज़्यादा आ रहा है हमारे पास। ज़्यादातर जो हमारे मरीज आते हैं रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट के, वो 25 से लेके और 35 साल तक के आते हैं, जो कि एक बहुत ही इम्पोर्टेंट आदमी है उस घर का। पब्लिक को क्या सुझाव देना चाहते हैं एज ए डॉक्टर, आप क्या बताना चाहते हैं? जब हम सड़क पे चलें तो हम ट्रैफिक रूल्स का पालन करें। हम अपने जो व्हीकल की अपने कागज, जो व्हीकल के कागज हैं वो सब चेक करके चलें और व्हीकल के ये ट्रैफिक रूल का पालन करें, तो हमारे जो रोड ट्रैफिक जो एक्सीडेंट रेट है ये बहुत कम हो सकती है। मैं मुकुंद बिहारी साहब के पास आना चाहता हूँ एक छोटा सा सवाल लेकर। क्या सर इस शहर के अंदर बिना ISI मार्का के हेलमेट बंद होंगे या नहीं होंगे, ये बता दें, क्योंकि सबसे ज्यादा एक्सीडेंट जो है बिना ISI मार्का के जितने हेलमेट हैं सर, हेड इंजरी सबसे ज्यादा उसी से ही हो रही है। एक तो आम धन में जो धारणा है कि हेलमेट वो पुलिस वालों के लिए लगाते हैं, जबकि हेलमेट उनकी खुद की सुरक्षा, उनकी जान की सुरक्षा के लिए आवश्यक है। इस धारणा को बदलने के लिए जन शिक्षण जो विभिन्न प्रसार माध्यमों मीडिया द्वारा भी हो, हम भी कोशिश करते हैं समझाइश करने की, लेकिन अभी भी ये धारणा बदलने की बहुत सख्त ज़रूरत है। दूसरा, कार्यवाही की जब बात है तो बिना हेलमेट जो चालान होना है, अगर ISI मार्क नहीं है, सामान्य ऐसा टोपा सा लगा दिया है, तो उसको हेलमेट नहीं मान के चालान करने के निर्देश हमने दिए हुए हैं और उसमें कार्रवाई हो रही है। अच्छा, एक हाई बीम का बड़ा प्रॉब्लम है इस शहर के अंदर, लोग हाई बीम में गाड़ी चलाते हैं। ये भी नहीं समझ में आता कि हाई बीम पे गाड़ी चलाने का कोई सेंस नहीं है, क्यों ना इन हाई बीम की गाड़ियों पे भी चालान कर दिया जाए। एक समय था जब हमने कॉलेज टाइम में स्कूटर लिया था, तब उस पर काली पट्टी पोत दी जाती थी, है ना? क्यों नहीं वापस से वो काली पट्टी का रिवाज चालू कर दिया जाए ताकि हाई बीम का लफड़ा खत्म हो जाए? हाँ, काली पट्टी वाला सुझाव जो है नियमानुसार इसको एक बार हम देखेंगे, पर मूल रूप से ये व्यवहार की बात है, क्योंकि गाड़ियों को हाईवे पे भी जाना होता है। तो अगर काली पट्टी जो पोत देना वो उसका सॉल्यूशन नहीं हो सकता, और उसको लेकर व्यक्ति अपोज भी करते हैं, विरोध भी करते हैं, क्योंकि अगर हाईवे पे ले जाएंगे तो हाई बीम चाहिएगी उनको। लेकिन शहर में एक जिम्मेदार नागरिक के रूप में लो बीम पर गाड़ी चलाएं, इसको लेकर बाकायदा चालान भी किए जाते हैं। जो हाई बीम पे चलाते हैं वो पकड़े जाते हैं। लेकिन ये खुद के व्यवहार पे और जागरूकता की जरूरत है कि अगर खुद की आंखों को भी अगर रोशनी लगे तेज, तो सामने से आते हुए तो चलाना आसान नहीं होता, तो दूसरों का ध्यान रखें। साहस संस्था से अनिल गौतम जी, एक लाइन में क्या कहना चाहते हैं? जी, मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि दीपक जी ने अभी एक पॉइंट रेस किया है,
और वो मैं खास तौर से हंस कुमार जी को मुखातिब होकर कहना चाह रहा हूं कि यहाँ पर जो ऑटो गियर के लाइसेंस दिए जाते हैं उनके लिए वैलिडिटी ऑफ द व्हीकल 50 सीसी है। और मजेदार बात यह है कि भारत में कोई 50 सीसी का ऑटो गियर वाहन नहीं बनता है, मैन्युफैक्चर ही नहीं होता है। ये कानून बहुत पहले बनाया गया था और उसमें कोई अमेंडमेंट नहीं किया गया। कोई 50 सीसी का ऑटो गियर वाहन भारत में नहीं बनता है। इसलिए मेरी गुजारिश है हंस कुमार जी से कि इस पॉइंट को रेज करके इसका 50 सीसी की जगह 100 सीसी या 110 सीसी किया जाए इसको। आप कुछ कहना चाह रहे हैं, जल्दी से बोलिए। किसी एक्सीडेंट में जो व्यक्ति है उसको जो हेल्प करना चाह रहा है उसके बारे में लॉ बिल्कुल भी स्पष्ट नहीं है कि उसको प्रोटेक्ट करने के लिए लॉ बहुत स्ट्रेंथन करना चाहिए। दूसरा, जो डॉक्टर अटेंड नहीं करेगा हॉस्पिटल में जो विक्टिम को लाया जाता है तो उस समय जो डॉक्टर उसको देखभाल करने से मना करता है उसके अगेंस्ट क्या कार्रवाई होगी, इसके बारे में कोई भी लॉ नहीं है। तो इन दोनों के बारे में हमारा लॉ जरूर बनना चाहिए, जिससे कि और देशों में गुड समैरिटन लॉ है तो अच्छे व्यक्ति को प्रोटेक्ट करने का लॉ हमारे यहाँ होना चाहिए, जिससे ज्यादा से ज्यादा लोग आगे होके दुर्घटनाग्रस्त लोगों की जान बचाएं। चलिए, आप कुछ कहेंगे? एक सेकंड, डॉक्टर साहब कुछ कह रहा है, जल्दी से। हमने अभी तक सबसे जो इम्पोर्टेंट कारण है एक्सीडेंट का वो मोबाइल फ़ोन है। जब हम गाड़ी चलाते हैं तो मोबाइल फ़ोन पे बात करते हैं और हमारा ध्यान बिल्कुल कहीं और रहता है, हमको बिल्कुल पता नहीं चलता आगे क्या चल रहा है और पीछे वाला ट्रैफिक भी हम जाम करके रखते हैं। तो ये मोबाइल फ़ोन पे पेनल्टी बहुत ज़्यादा होनी चाहिए जिससे एक्सीडेंट की दर में कमी आए। चलिए, अब हाँ, आप कुछ बोलेंगे? ऐसी डिवाइस निश्चित अब आनी चाहिए कि एक जैमर लगना चाहिए गाड़ी में, जो मोबाइल की, जैसे डॉक्टर साहब ने बात की, तो वो मोबाइल फ़ोन तभी काम करे जब उसका इंजन स्विच ऑफ हो जाए। तो इस तरह की व्यवस्था ज़्यादा महंगी व्यवस्था नहीं होगी, लेकिन अब सरकार को चाहिए कि वो जो व्हीकल मैन्युफैक्चरर्स हैं उनको इस तरह के इंस्ट्रक्शन दे कि मोबाइल फ़ोन चालू व्हीकल में काम ही नहीं कर पाए। चलिए, पीछे से कुछ बात करना था। डॉक्टर साहब ने एक मुद्दा उठाया था कि आजकल का जो युवा वर्ग है वो शराब पीकर वाहन चलाता है और सबसे ज़्यादा जो रोड एक्सीडेंट बढ़ रहे हैं इस मुख्य कारण यही है। तो मैं एक बार यहाँ पर जो मेरे बीच में मुकुंद सर बैठे हैं उनसे मैं एक प्रश्न करना चाहूँगा कि सर इसमें युवा वर्ग अपनी भागीदारी पूरी निभा सकता है, पर सरकार इस तरफ से क्या कदम उठा सकती है सर? विभिन्न स्थानों पर नाकाबंदी करते हैं और इस प्रकार के ड्राइविंग करने वालों को चेक करके उनके विरुद्ध कार्रवाई कर रहे हैं, जिससे कि इस प्रकार की ड्रंकन ड्राइविंग को हतोत्साहित किया जा सके। कठोर प्रावधान है, उसका लाइसेंस भी निरस्त किया जा सकता है अगर रिपीटेशन होता है। सड़क पर जिस तरह से मौत बढ़ रही है उसके आंकड़ों को कम करना हमारी जिम्मेदारी है और वो आंकड़े तभी कम हो सकते हैं जब हम ट्रैफिक नियमों का पालन करें। चाहे आप स्कूटर पे बैठे, मोटरसाइकिल पे बैठे या कार में बैठे, जब भी बैठे तब ये सोच के चलिए कि आपकी जान जो कीमती है वो आपका परिवार आपकी शाम को इंतज़ार कर रहा है और साथ में ही आपके सामने चलने वाले की भी जान कीमती है। तो इन दोनों चीज़ों का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। मैं से था में बदलने में वक्त नहीं लगता, कुछ सेकंड्स का फासला है। आप सभी का आने का बहुत बहुत धन्यवाद।